All of us have dreams, wonderful, wonderful dreams, ideas that can probably change the world. But dreams होना और ड्रीम्स ही देखते रहने में अंतर होता है कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, जो ड्रीम्स होते हैं ना वो एक्चुअली वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मतलब you should be so passionate about what you want to achieve in life that you just don't dream about it, but you actually try and plan to manifest it in everyday life based on your efforts. ये वाली जो कहानी है ना, ये इसके बारे में बिल्कुल नहीं है. It's about daydreaming and how wonderful it can be, but how crippling and full of sorrow it can get. देखते हैं क्या होता है भैया. चैप्टर नंबर 8 नाम है इसका गोइंग प्लेसेस नॉट इन रियलिटी बट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, रिटन बाय A.R. बार्टन फ्रॉम अ बुक फ्लेमिंगो. पर जैसे कि हमें पता है हर कहानी को कुछ किरदार बनाते हैं, इस कहानी के कुछ कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं. सबसे पहले मिलते हैं हम सोफी से. सोफी वॉज एन आउटस्पोकन पर्सन एंड ऑल्सो अ डे ड्रीमर. She had various dreams and fantasies. She refused to accept the realities of life. बहुत सारे ड्रीम्स थे और जो सच्चाई थी लाइफ के उसको दूर कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था. Belonging to a middle class family, her fantasies were far away from her reach. और मिडिल क्लास फैमिली से आती थी इसलिए उसकी जो फैंटेसीज थी ना वो रियलिटी को ध्यान में रखते हुए काफी दूर थी, बहुत मेहनत लगती. Then we meet Joff. He was a soft spoken person and an introvert. जॉफ हमारे सोफी के बड़े भैया हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, काफ़ी इंट्रोवर्ट है, इसलिए सोफी को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है यार इसके दिमाग में चलता क्या रहता है. He preferred to live in the reality and was very hard working. मतलब एक ही घर में बड़ा भाई is deeply rooted into the reality of their circumstances and on the other hand we have a younger sister who is a daydreamer. इसके बीच में और कई कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे जैंसी आएंगी हमारी सोफी की दोस्त, हमारे सोफी और जॉफ के पापा आएंगे, छोटा भाई भी कहीं पे ऐसा यहाँ आ जाएगा, मम्मी को भी दूर से दिखा दिया जाएगा और एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर इसके वर्ल्ड से, इमेजिनरी वर्ल्ड से भी यहाँ पे फीचर करता है. तो चलिए जानते हैं ये सारे किरदार मिलके कौन सी खिचड़ी पकाते हैं जिसको हमें इस वाले सेमेस्टर में पढ़ना भी पड़ रहा है. तो एक बार की बात है सोफी और उसकी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल दोस्त, मतलब जिसकी जस्ट ऑपोजिट है जैंसी जिसका नाम है, ये लोग स्कूल से वापस आ रहे होते हैं. एंड एज यूजुअल सोफी अपने ड्रीम्स को शेयर कर रही होती है. यार तुझे पता है आई विल हैव द बेस्ट बुटीक इन दिस सिटी. बुटीक मतलब ऐसी जगह जहां पे कपड़े वगैरह बेचे जाते हैं, एक अपना डिजाइनर का अपना खुद का छोटी सी दुकान, उसको बुटीक बोलते हैं. इनके केस में ये छोटी सी दुकान है, ठीक है. एक बढ़िया बुटीक होगा, इट विल द बेस्ट इन द सिटी, आई विल बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्संस टू ओन अ बुटीक. जानसी सुन रही है, अच्छा ऐसा कैसे, क्या कर लोगी, बुटीक खोलने के लिए पैसे लगते हैं. मिडिल क्लास फैमिली से आप आती हैं, आपके घर में किसी ने पैसे सेव नहीं कर पाए क्योंकि हैंड टू माउथ सब जी रहे हैं. उसके बाद आपको भी पता है कि यहाँ पे बिस्किट फैक्ट्री है जहां पे हमें यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, ऑलरेडी बात चल चुकी है. क्या लगता है तुम्हें कैसे कर लोगी ये सारी चीजें. बिस्किट फैक्ट्री का नाम सुनते से ही सोफी का जो दिल है वो बैठ जाता है, बोलता है अरे यार ये प्रैक्टिकल लड़की जब देखो तब सच्चाई की बातें करती रहती है, समझदारी की बातें करती रहती है, मुझे नहीं पसंद ये सारी चीजें. थोड़ी देर चलते हुए आगे आके बोलती है एक्ट्रेस बन जाऊंगी मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फिर पैसा कमाऊंगी. एक्ट्रेस को पूरे टाइम थोड़ा ना काम करना पड़ता है, फिर उससे जो पैसा आएगा उससे मैं बुटीक खोलूंगी. हाँ उससे मैं बुटीक खोलूंगी. जैंसी यहाँ पे सुन रही है, बोल रही है यार इसका डे ड्रीमिंग खत्म ही नहीं होता, कितना भी इसको एडवाइस कर लो. और फिर वो धीरे से जैंसी फिर से बोलती है सुन अपनी रियलिटी को भूल मत, अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, हमारे स्कूल वगैरह खत्म हो जाएंगे और हमें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देना पड़ेगा. वहां पे इतना पैसा नहीं मिलता कि तुम ये सारे अपने ड्रीम्स जो देख रही हो ना उसे फुलफिल कर पाओ. सोफी ने सुना और एज यूजुअल नजरअंदाज कर दिया और जैंसी को बारिश में घर के बाहर छोड़ के अपने घर के अंदर जाती है, ये बोलते हुए जब पैसा आएगा ना तो बुटीक खोलूंगी. और ये बात सुन ली जाती है उनके पिताश्री द्वारा आई गेस, और वो बैठे बैठे एकदम खाना वाना खा रहे होते हैं, ठूस रहे होते हैं रहता, बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा आ गया ना तो सबसे पहले एक ढंग का घर खरीद लिएगा, थैंक यू वेरी मच. ये सब बुटीक की बातें हमें समझ नहीं आती और खाने में कंटिन्यू हो जाता है. और फिर जियोफ वहां पे बैठा होता है और वो बोलता है कि ये डे ड्रीमिंग बहुत करती है, इसको लगता है कि पैसे वगैरह जो है ना पेड़ पे उगते हैं, इसको मेहनत का फल जो होता है ना उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, क्या करें कैसे करें. बड़ा भाई ये कंसर्न दिखा रहा है. और इसी दौरान सोफी की नजर पड़ती है उसकी माँ के ऊपर. मम्मी किसी कोने में किचन में काम कर रही हैं, स्वेटी हैं, एकदम थकी हारी हैं. शी स्टूप्ड ओवर अ स्टव एंड ट्राइंग टू प्रिपेयर डिनर फॉर द एंटायर फैमिली.
तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है इमेजरी को यूज करते हुए कि किस तरीके से हार्श रियलिटीज थे उसके आसपास, स्टिल दिस गर्ल हैड द ब्रेवरी और रादर द फूल हार्डीनेस टू इमेजिन अ बेटर ब्राइटर फ्यूचर फॉर हरसेल्फ। फिर वो देखती है कि उसका भाई जो जॉफ है, जो अपनी स्पेशल टिप्पणी दे रहा था कहीं से बैठ के, वो एक बाइक के साथ यहाँ कुटर पुटर कर रहा होता है। ही वाज टिंकरिंग विद अ मोटरसाइकिल, वो वहाँ पर रिपेयर कर रहा होता था क्योंकि उसका प्रोफेशन वही हुआ करता था, वो एक मोटरसाइकिल या एक मैकेनिक हुआ करता था। और वहाँ जाके वो अपने भाई से मिलती है और बात करती है। जॉफ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उसको, क्यों? क्योंकि वो बहुत कम बात करता है और वही एक ऐसा लौता है अपने पूरे परिवार में जो काफी दूर जाता है काम करने के लिए। एंड दिस जर्नी दैट यूजुअली जॉफ टेक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर सोफी, क्योंकि सोफी यूजुअली स्कूल जाना घर आना बहुत छोटा सा रूट है, पापा कुछ इंटरेस्टिंग काम करते नहीं, मम्मी घर में रहती है, तो जॉफ इज द ओनली वन who is actually seeing the world a little bit more than Sophie and Jancy combined. इसीलिए उसको हमेशा लग रहा था कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है यार। She is always trying to pick his brain for one thing or the other. And Joff, being an elder brother, is always there to entertain her, give advice and whatever he can in his own personal capacity. Now, इस point पे she also makes sure that Joff is that one person probably with whom I can share a secret. And then that is what she does. She shares a secret with Joff about meeting डैनी केसी। याद है शुरुआत में आपको बताते हैं कि फेमस फुटबॉल प्लेयर इसके इमेजिनरी वर्ल्ड से, उस व्यक्ति का नाम है डैनी केसी। वो जाके जॉफ को बताती है, जॉफ पता है क्या हुआ? बोलो क्या? मैं डैनी केसी से मिली यार। बोलो क्या है? डैन जॉफ बोलता है कि फिर से इसका शुरू हो गया अपना इमेजिनेशन वाला काम, मिली विली नहीं होगी, कहानियां गढ़ रही होगी। फिर भी लाइक अ बिग ब्रदर, अच्छा ठीक है बताओ। पापा वहां से बोलते हैं मैं भी मिला डैनी केसी से। सोफी इसकी तरफ देखती है, बोलती है तूने पापा को बता दिया? अरे यार क्या है ये तरीका, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, बड़ा भाई है ये, ब्रो कोड तिल लेने। She is very sad, but then she continues, no, I did meet him, डैनी केसी से अभी मिली हूँ, आर्केड में मिली थी। I was standing in front of Royce's boutique और कुछ कपड़े वगैरह देख रही थी, और बाजू में आके देखो गेस कौन खड़ा हुआ मेरे, डैनी केसी। तो फिर ब्रदर बीइंग द एल्डर ब्रदर बोला अच्छा बता मुझे कैसे दिखता है? अरे यू नो हाउ डैनी केसी लुक्स अप क्लोज, कैसे दिखता है? बोला यू नो हाउ ही लुक्स ना, दोस ब्यूटीफुल ब्लू आईज, ही इज नॉट एज टॉल एज यू नो ही यूजुअली लुक्स, एंड यू नो फिर ऐसे ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा बातें करने लगती है। No one is believing her at this point of time, but Joff being a good brother is entertaining her for a little while. तब तक पापा जो होते हैं अभी कपड़ा कपड़ा करके खा रहे होते हैं, क्योंकि कभी काम से आए होते हैं, अभी वो वॉशरूम से वापस आ चुके होते हैं हाथ माथ धो के, तो फिर वो बैठते हैं आराम से, टीवी ऑन करते हैं और उस दौरान वो बात करना शुरू करते हैं पुराने ज़माने के फुटबॉलर्स की। वाई? क्योंकि हम ऑलरेडी फुटबॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक पुराने ज़माने के फुटबॉलर टॉम फिनी की बात करते हैं, और फिर जेफ और डैड बैठ के डिस्कस करने लगते हैं कि कौन सा बेटर प्लेयर, कौन सा बेटर एरा था फुटबॉल का, वो वाला ये वाला वगैरह वगैरह। हमें यहाँ से पता चलता है कि द होल फैमिली इज अ ह्यूज फुटबॉल फैन। और आगे जाएंगे एज वी प्रोग्रेस इन द स्टोरी, वी विल कम टू अ पॉइंट वेयर द फैमिली एक्चुअली गोज टू सी अ फुटबॉल मैच वेयर डैनी केसी इज being featured. Oh, by the way, जहाँ पे सोफी की बात थी about her meeting डैनी केसी, no one still believes her. ये बात को हमें याद रखना है। शाम ढल जाती है और फाइनली फिर से एक बार सोफी बात करने की कोशिश करती है अपने भाई से अबाउट डैनी केसी, कि मिली थी यार, मानते क्यों नहीं हो, बता तो रही हूँ, दिखता कैसे, कहाँ मिले वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। डैनी केसी की ये बातें हमारे जॉफ भाई के गले से नहीं उतरती, वो अभी भी नहीं मान रहा होता, और फिर बाद में चलो फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन वो बोलता है कि यार क्या कर लोगे तुम डैनी केसी से मिलके? हाँ, ऑलरेडी ही इज वेरी पॉपुलर, ही इज सराउंडेड बाय सो मेनी गर्ल्स, व्हाई वुड ही लुक एट यू? व्हाई? तुम्हें क्यों लगता है व्हाई यू सो स्पेशल? लेट मी नो, टेल मी। And he is saying all of these things not with the intention to hurt her, but trying to make her see the reality of the circumstances. Sophie resists and says that that is not the case. So Sophie बोलती नहीं वो ऐसा नहीं है, मैं मिली हूँ, I know him personally. तो मैं नहीं पता, मत मानो ऐसी तैसी तुम्हारी। Then she tells him how she asked for Casey's autograph. फिर बोलती है कि यार मैं केसी का ऑटोग्राफ भी मांग रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेन नहीं था, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेपर भी नहीं था, इसलिए मैं उसका ऑटोग्राफ ले नहीं पाई, अदरवाइज ये प्रूफ होता। बट अगली बार जब भी वो मिलेगी ना डैनी केसी से, शी विल मेक श्योर दैट शी गेट्स अ प्रूफ ऑफ मीटिंग हिम, सो दैट सब लोग जो अभी नहीं मान रहे हैं ना उसकी बात वो मान लें।
नाउ ऐसे ही करते करते दिन बीतते हैं और सैटरडे जाता है, तो वीकेंड, एंड फाइनली सोफी और उसके फैमिली हैव डिसाइडेड टू गो टू सी द फुटबॉल मैच जो वहां पे उनके एरिया में हो रहा होता है. दे आर ह्यूज फुटबॉल फैंस. देयर फेवरेट टीम विंस ड्यू टू द गोल मेड बाय केसी. एंड सरप्राइजिंगली कौन मारता है गोल, विनिंग गोल उनकी टीम की तरफ से? उनका डैनी केसी. सब लोग बहुत खुश हो चुके हैं, सोफी एंड ऑल ऑफ अ फैमिली, बिकॉज दे हैव वॉन द मैच, देयर टीम हैज वॉन द मैच. और किसकी वजह से? डैनी केसी की वजह से. एंड पिछले कॉन्वर्सेशन में डैनी केसी के साथ जो वो बात कर रही होती है इमेजिनेटिव तरीके से, जिसके बारे में वो शेयर कर रही होती है जॉफ से, वहां पे एक और चीज होती है, उन्होंने अगली बार मिलने के लिए भी एक डेट फिक्स कर ली होती है. ये चीज भी वो जॉफ को पासिंग में बता देती है. अब यहाँ पे मैच खत्म हो चुका है, ये अपने घर जा रहे होते हैं, छोटा भाई उनका डेरेक भी साथ में होता है, और रास्ते में आती है जैंसी, द प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अनवांटेड फ्रेंड, जो कि इसकी लाइफ में थी. और वो बोलती है कि मैं क्या सुन रही हूँ, मतलब क्या सुन रही हो? मेरे को इससे पता चला, जिसको तुम्हारे भाई उसने बताया था जॉफ ने, कि तुम डैनी केसी से मिली. मतलब बात उड़ते उड़ते जैंसी तक पहुंच चुकी है. बोलती है कि हाँ मिली, क्यों नहीं मिल सकती क्या? जैंसी उसे बोलती तुम तो कभी नहीं मिली डैनी किसी से. अरे तुम्हें क्या पता, पूरे टाइम थोड़ी ना मेरे साथ रहती हो. मिली हूँ मैं, बिल्कुल मिली हूँ. और ऐसे बात करते करते वो कोशिश करती है बात को दबाने की, क्योंकि उसे दिमाग में चल रहा होता है जैंसी को पता चल गया ना तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा. ऐसे कोई ना कोई फ्रेंड होता है ना जो कि एकदम दूरदर्शन की तरह काम करता है, एम्पलीफाई कर देता है वो सारे सीक्रेट्स जो कि सीक्रेट्स रहने चाहिए. और यहाँ पे जॉफ पे भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये जॉफ ने इसको बताया क्यों, जिसको भी बताया उसको बताया क्यों. पर धीरे धीरे बात करते हुए रियलाइज होता है कि जैंसी को सिर्फ इतना ही पता है, उसको आगे आने वाली डेट के बारे में नहीं पता है. तो जैसे तैसे रफा दफा करती है इस बात को, और वहां से जैंसी को टाटा बाय बाय बोल के अपने रास्ते आगे चल जाती है. और शाम आ जाती है धीरे से, एंड फाइनली इट इज टाइम फॉर सोफी टू मीट हर हार्ट थ्रॉब डैनी केसी नियर अ कनाल. एक कनाल के पास पे डैनी केसी से मिलने की मुलाकात का वो क्षण आ जाता है, और वहां पे जाती है. शी विजिट्स द सीक्रेट प्लेस नियर द कनाल टू मीट हर हीरो केसी, हु डजंट शो अप. That's not surprising. Why? Because ये सारी उसकी मन घड़ंत बातें, it is all fictitious, it is all in her imagination, but still the pain is real. तो वहां पे वो मिलता नहीं है. She then imagines how she'll face Joff with all the sadness she's experiencing. और फिर वो सोचती है कि जॉफ सही था, पापा सही थे, जैंसी भी सही थी, ये नहीं मिलने आया, मैं शायद कभी मिली नहीं क्या, और किस तरीके से मैं फेस करूंगी, बताऊंगी कि यार हम मिलने वाले थे और मिले नहीं. हाउ विल आई प्रूव, अब तो मेरे पास ऑटोग्राफ भी नहीं है उसका, मैं कैसे प्रूव करूंगी दैट आई एक्चुअली ट्रूली मेट डैनी केसी. And she's walking down the familiar streets, the lanes towards her house, and all of a sudden she sees कि ओ पापा की साइकिल कहाँ खड़ी थी, एक पब के बाहर. तो तब रियलाइज होती है थैंक गॉड पापा घर पे नहीं है, पापा यहाँ पर है. तो एक व्यक्ति कम हुआ जिसको हमें कन्विंस करना पड़ेगा, जिसको फेस करना पड़ेगा. एंड आगे जाते जाते she again passes the famous Roy's boutique, and again her mind goes in an overdrive, जहां पे फिर से उनकी पूरी डे ड्रीमिंग और उसका सब कुछ जो डैनी केसी से रिलेटेड फैंटेसीज हैं वो सारी अवेकन हो जाती हैं, एंड शी बिगिंस टू रीलिव ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. मतलब गोल गोल घूम के इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जाके रियलिटी से धक्का खा के फिर से हमारी सोफी by the end of this chapter finds herself in the beautiful fictitious world of her imagination, where she might again meet the boy of her dreams, the hero of her dreams, Danny Casey, or someone like that. And that is how this chapter comes to an end. यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है. हम जानते हैं एक छोटी सी बच्ची जिसके बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, जिसकी बहुत सारे एम्बिशंस हैं, और जो रियलिटी से थोड़ी सी डिसकनेक्टेड है, किस तरीके से उसके आसपास के लोग कभी क्रैब मेंटालिटी के चलते उसे नीचे खींच रहे हैं, पर कुछ लोग सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम, नो मैटर हाउ एम्बिशियस और पैशनेट वी माइट बी, इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दैट वी ग्राउंड आवरसेल्व्स इन रियलिटी. अब ये ज्ञान के बाद लेट अस कम एंड फोकस ऑन द ऑथर. A.R. Barton is a modern English writer. He lives in Zurich and has written a number of literary pieces depicting the contemporary problems and issues. Contemporary मतलब A.R. Barton अपने समय के बारे में लिखते हैं. Contemporary का मतलब होता है उस समय का. He is basically trying to give the reflection of the society in the times he lives in. In the present story, Going Places, Barton emphasizes that fantasy and imagination end up in being illusions and empty mirages. और इस वाली स्टोरी से हमें बार्टन साहब बताना चाहते हैं कि फैंटेसी और इमेजिनेशन, जो कि ठीक अच्छी बात है, बट अगर ज्यादा खिंच जाए ना तो वो हमारी रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देती है, एंड दैट इज
inexcusable. With that, here are a few words of many important words that we might have come across during this reading of the text. Number 1, scooping, eating. तो आइसक्रीम is usually scooped, तो उस एक्शन को scoop बोलते हैं, और यहाँ पे भी scoop करके हम कुछ भी खाते हैं चम्मच से. In this case, it is scooping equals to eating. Grimy मतलब dirty and soiled, गंदा गंदा हो गया. Sighed. फाइनली ये वीडियो खत्म होने वाला है. सो बेसिकली यू आर गोइंग टू लेट आउट अ साई ऑफ रिलीफ. इसका मतलब है ब्रीथ आउट. स्टूप्ड, शोल्डर बेंट फॉरवर्ड. इनकॉन्ग्रुइटी, inappropriate. Crooked, bent. This is crooked. This is straight. This is crooked. Cluttered, untidy, गंदा गंदा एकदम cluttered, जैसे यूजुअली हमें रूम्स वगैरह होते हैं हमारे. Tinkering, repairing, tinker करना, चीज़ों को रिपेयर करना, ऐसे छोटे छोटे करके काम, स्क्रू ड्राइवर वगैरह से काम करते हैं ना, उसे tinkering बोलेंगे. Chastened, subdued, humbled. Chastened का मतलब डांटना, एक तरीके से फटकार लगाना. Disdain, स्कॉन या डिसरिस्पेक्ट, मतलब डिसरिस्पेक्टफुली किसी चीज से डील करना. यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो. जो भी आपके रिव्यूज हैं चैप्टर को लेके, मुझको लेके, या फिर कोई डाउट्स वगैरह हैं, कमेंट सेक्शन में मेरी नजर हमेशा बनी रहती है. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू सून विद अ न्यू स्टोरी इन अ न्यू लेसन. तब तक के लिए बाय बाय.